सोचिए, एक शख्स जो रॉयल ब्लड से ताल्लुक रखता हो, जिसके पूर्वजों ने न सिर्फ रियासतें चलाईं बल्कि हिंदुस्तान की ऐतिहासिक धड़कनों में राज किया हो, जिसका खानदानी बंगला, महल और जमीनें सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं बल्कि इतिहास का हिस्सा हो, और आज वही शख्स अपनी ही जायदाद के लिए कोर्ट के सामने खड़ा हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सैफ अली खान की, वो नवाब जिसने बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई, लेकिन जिसकी रगों में आज भी पटौदी घराने का नीला खून दौड़ता है। मगर इस बार मामला कैमरों से नहीं, कोर्ट रूम से जुड़ा है। एक ऐसी संपत्ति जिसकी कीमत 15,000 करोड़ रुपए आंकी जा रही है, वो आज विवादों में है, और ताजा रिपोर्ट्स की माने तो कोर्ट ने उस पर सीधा कब्जा ले लिया है। आप सोच रहे होंगे, ये कैसे हो सकता है? क्या ये वही प्रॉपर्टी है जो पटौदी हाउस के नाम से जानी जाती है? क्या इसमें करीना कपूर, उनके बच्चे और बाकी परिवार का कोई हक नहीं? क्या सैफ के पास सारे दस्तावेज नहीं थे? या फिर इस राजसी विरासत में कोई ऐसा रहस्य छुपा है जो अब तक सिर्फ परिवार वालों को ही पता था? इस कहानी में है सियासत, सौदेबाजी, परिवार के भीतर की दरारें और अरबों की जायदाद को लेकर चल रहा एक छुपा हुआ संघर्ष जो अब जाकर सामने आया है। और यही वो कहानी है जो हम आज आपके सामने लाए हैं, परत दर परत, पूरी सच्चाई के साथ। तो बने रहिए, क्योंकि अब हम आपको बताएंगे कहां है वो जमीन, कैसे सैफ को विरासत में मिली, किसने ठोका दावा और कोर्ट ने आखिर फैसला क्यों लिया। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी फिल्मों में शाही किरदार निभाए, जिसकी पहचान ही नवाबियत रही, जिसके लहजे में भी खानदानी रौब था, वो अचानक एक दिन अदालत के सामने खड़ा है, सिर झुकाकर, आंखों में तनाव और चेहरे पर वो घबराहट जो किसी आम इंसान की नहीं बल्कि उस इंसान की होती है जिसके पांवों के नीचे की जमीन खिसक रही हो। जी हाँ, बात हो रही है सैफ अली खान की, उस अभिनेता की जिसे हम बड़े पर्दे पर तो एक राजसी ठाठ से देखते आए हैं, लेकिन असल जिंदगी में अब वो खुद अपने राजमहल के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और ये लड़ाई कोई मामूली नहीं बल्कि 15,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को लेकर है। एक ऐसी दौलत जो 3 पीढ़ियों से चलती आ रही थी, लेकिन अब उस पर कोर्ट की मुहर लग चुकी है। जब मीडिया में यह खबर आई कि सैफ अली खान की आलीशान पुश्तैनी संपत्ति, जिसमें पटौदी पैलेस, भोपाल स्टेट, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और लंदन तक की प्रॉपर्टी शामिल है, को अदालत ने लीगल डिस्प्यूट एंड स्टेट क्लेम्स के तहत कब्जे में ले लिया है, तो पूरे देश में एक भूचाल सा आ गया। ये सिर्फ एक खानदानी घर की जब्ती नहीं थी, ये एक पूरी विरासत पर सवाल था। और यहीं से शुरू होती है इस कहानी की वो परत जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, सैफ अली खान की जिंदगी का वो हिस्सा जो कैमरे के पीछे छिपा रहा, जो उनके नवाब ब्रांड के पीछे की असल सच्चाई को उजागर करता है, और जिसे जानकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे कि शाही पहनावे, बेगमों की चमक और आलीशान बंगलों के पीछे कितनी सियासत, कितनी लीगल लड़ाइयां और कितनी चुपचाप चलती साजिशें छुपी होती हैं। असल में ये विवाद तब शुरू हुआ जब सैफ के दादा इफ्तिखार अली खान पटौदी, जो कि भोपाल की रियासत से ताल्लुक रखते थे, कि संपत्तियों को लेकर उनके निधन के बाद कोई स्पष्ट वसीयत सामने नहीं आई। चूंकि रियासत का विलय 1949 में भारत सरकार में हो चुका था, इसलिए भोपाल स्टेट के कुछ हिस्से और दिल्ली के करीब 200 एकड़ जमीन पर भारत सरकार ने हिस्टोरिकल सॉवरेन प्रॉपर्टी का दावा ठोक दिया और केस अदालत में चला गया। वहीं दूसरी तरफ सैफ की मां शर्मिला टैगोर और बहनें सब दिल्ली हाईकोर्ट में दावा कर रही थीं कि ये प्रॉपर्टी सैफ की है और वो अपने बेटे के नाम पर उसे संरक्षित रखना चाहती है। मामला इतना उलझ गया कि कोर्ट ने बीच का रास्ता निकालते हुए कहा कि जब तक ये साबित नहीं होता कि इन संपत्तियों की असली मालिकाना हक सैफ अली खान के पास है, तब तक इन संपत्तियों को सील किया जाए और किसी भी प्रकार की बिक्री, ट्रांसफर या लीज पर रोक लगाई जाए। लेकिन यहाँ बात सिर्फ कानूनी दस्तावेजों की नहीं थी। असली बवंडर तब उठा जब एक पुराने पारिवारिक सेवक ने दावा किया कि इफ्तिखार अली खान की आखिरी वसीयत उनके पास है, जिसमें सैफ के नाम पर किसी भी प्रकार की सीधी संपत्ति ट्रांसफर नहीं की गई है, बल्कि यह संपत्ति एक पारिवारिक ट्रस्ट के तहत आने वाली थी, जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। इस खुलासे के बाद अदालत ने तुरंत फैसला सुनाया कि जब तक दस्तावेजों की जांच पूरी नहीं हो जाती, पूरी संपत्ति को कोर्ट की निगरानी में ले लिया जाए। इस आदेश के बाद सैफ अली खान को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने बंगले से लेकर पटौदी पैलेस तक की तमाम चल अचल संपत्तियों की डिटेल कोर्ट में जमा करनी पड़ी। वहीं मीडिया में ये अफवाहें भी उड़ी कि सैफ को उन प्रॉपर्टीज से निकाले जाने की नोटिस भी दी गई है,
हालांकि उनकी लीगल टीम ने इसका खंडन किया, लेकिन सूत्रों का कहना था कि कुछ जमीनों पर सरकार की तरफ से रिक्लेमेशन नोटिस जारी हो चुके हैं। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब सैफ की इंटरनेशनल प्रॉपर्टी जो यूके और यूएई में है, उन्हें भी लेकर ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने विदेशी निवेश की जांच शुरू कर दी। कहा गया कि कुछ जमीनें ऐसी थीं जिनकी खरीदारी पीईपी नियमों के तहत रिपोर्ट नहीं की गई थी, क्योंकि सैफ एक पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन है और उनकी रॉयल हिस्ट्री उन्हें उस श्रेणी में डालती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सैफ अली खान वाकई इस 15,000 करोड़ की विरासत के हकदार हैं? क्या सिर्फ नवाब के खून से बहती रगों में शाही पहचान उन्हें उस प्रॉपर्टी का वारिस बनाती है, या फिर कानून अब विरासत की भी अपनी परिभाषा गढ़ रहा है? और इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें अब सैफ अली खान की निजी जिंदगी के उस पहलू में झांकना होगा जहां से ये लड़ाई शुरू हुई। उनकी शिक्षा, उनके शुरुआती कदम, उनके फिल्मी संघर्ष और वो समय जब सैफ सिर्फ एक नवाब का बेटा नहीं बल्कि एक अभिनेता बनना चाहता था। और यही सब हम जानेंगे अगले पार्ट में, क्योंकि इस कहानी का असली खेल अब शुरू होता है। जब पहली बार ये खबर बाहर आई कि सैफ अली खान की विरासत में मिली 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी पर कोर्ट ने अस्थायी रूप से रोक लगा दी है, तो न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि पूरे देश में हलचल मच गई। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी, क्योंकि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा उलझी और चौंकाने वाली थी। असल खेल अब शुरू हुआ जब सैफ और उनके परिवार को एक के बाद एक लीगल नोटिस मिलने लगे, कुछ पुराने मामलों से जुड़े हुए और कुछ नए दावेदारों की ओर से जो अचानक सामने आने लगे। इन दावेदारों में से कुछ दूर के रिश्तेदार थे जो दशकों से खानदान से कोई लेना देना नहीं रखते थे। लेकिन अब जब खबर आई कि यह प्रॉपर्टी कोर्ट की निगरानी में जा चुकी है, तो हर कोई मानो अपने हक का दावा लेकर अदालत की चौखट पर खड़ा हो गया। इन लोगों ने न सिर्फ अपनी पहचान पेश की, बल्कि खानदान की पुरानी वसीयतों और दस्तावेजों की फोटो कॉपियां, हस्तलिखित पत्र और कुछ सीक्रेट रिकॉर्ड्स भी कोर्ट में सौंपे, जिससे केस और उलझ गया। इस बीच सैफ की लीगल टीम 24 घंटे काम में जुट गई। उन्हें हर दिन नए सवालों और कागजात का सामना करना पड़ रहा था और उन सबको जवाब देना आसान नहीं था। सैफ अली खान की छवि एक रॉयल और शांत इंसान की रही है, लेकिन इस केस में उनकी बैक स्टोरी, उनकी फैमिली हिस्ट्री और नवाबों के दौर से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात अब मीडिया की सुर्खियों का हिस्सा बन चुकी थी। सबसे बड़ी चुनौती थी पटौदी पैलेस को लेकर, जो भारत में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी एक रॉयल रेसिडेंस के रूप में देखा जाता है। सैफ ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि यह प्रॉपर्टी उनके लिए सिर्फ एक घर नहीं बल्कि इतिहास की एक जिंदा निशानी है। लेकिन कोर्ट की कार्यवाही के अनुसार कुछ पुराने टैक्स विवाद और सरकारी रिकॉर्ड में अस्पष्ट दावे सामने आ गए थे, जिससे यह कहा जा रहा था कि पैलेस पर नवाबी परिवार का स्वामित्व पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। इस मुद्दे पर जब सरकारी अफसरों और कोर्ट की टीम ने संयुक्त निरीक्षण शुरू किया, तो पैलेस के अंदर कुछ पुराने रिकॉर्ड और नक्शे मिले जिनमें मालिकाना हक को लेकर मतभेद था। वहीं दूसरी ओर सैफ की बहन सोहा अली खान और मां शर्मिला टैगोर ने भी इस पूरी कार्यवाही में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, क्योंकि यह केस अब सिर्फ एक आदमी की दौलत का नहीं बल्कि पूरे परिवार की गरिमा का प्रश्न बन चुका था। कोर्ट ने इस केस को हाई प्रोफाइल मानते हुए इसे एक विशेष बेंच को सौंप दिया और सभी मीडिया कवरेज को सीमित करने का निर्देश जारी किया। लेकिन आज के डिजिटल दौर में यह संभव कहां था। हर मिनट इस केस से जुड़ी छोटी से छोटी बात सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। अफवाहों का बाजार गर्म था। कोई कहता सैफ ने पहले ही प्रॉपर्टी किसी विदेशी ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दी है, तो कोई दावा करता कि करीन कपूर की भी इस दौलत में हिस्सेदारी तय नहीं है। इतने में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब एक अनजान महिला कोर्ट में सामने आई और उसने दावा किया कि वो सैफ के दादा की दूसरी पत्नी की पोती है और उसे भी इस प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना चाहिए। इस दावे ने पूरे केस को एक नया ही मोड़ दे दिया, क्योंकि अब कोर्ट को पटौदी खानदान की तीसरी पीढ़ी तक की हर फैमिली लाइन और उनके कनेक्शन को देखना पड़ रहा था। सैफ की लीगल टीम ने तुरंत इस महिला की पहचान, दस्तावेज और पृष्ठभूमि की जांच के लिए एक विशेष जांच एजेंसी को नियुक्त किया और यह बात कोर्ट में भी रखी गई कि कहीं ये पूरी योजना किसी बाहरी राजनीतिक ताकत द्वारा तो संचालित नहीं हो रही। इसी दौरान सैफ ने पहली बार मीडिया से कोई सीधा बयान नहीं दिया, लेकिन उनके सोशल मीडिया अकाउंट से एक भावुक पोस्ट सामने आई जिसमें उन्होंने लिखा कि कोर्ट जो भी फैसला देगा मैं उसे मानूंगा, लेकिन मेरी परवरिश ने मुझे सिखाया है कि इज्जत खरीदी नहीं जाती, कमाई जाती है और मैं अपने पूर्वजों की दी गई इज्जत को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ूंगा। इस पोस्ट ने
जैसे पूरे माहौल में एक भावनात्मक लहर फैला दी। फैंस से लेकर मीडिया तक हर कोई सैफ के समर्थन में खड़ा होता नजर आने लगा। लेकिन कोर्ट की प्रक्रिया किसी भावना से नहीं, सबूतों और कानून से चलती है। इस दौरान कोर्ट ने पटौदी पैलेस सहित अन्य 7 संपत्तियों की अस्थायी कुर्की का आदेश दिया, ताकि इन पर कोई बिक्री या ट्रांसफर ना हो सके जब तक केस की सुनवाई पूरी नहीं होती। इसके बाद देश के सबसे बड़े टैक्स कंसल्टेंट्स और प्रॉपर्टी लॉ एक्सपर्ट्स को बुलाकर केस के वित्तीय पक्ष पर भी विचार किया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार यह पूरी संपत्ति, जिसमें दिल्ली, भोपाल, हरियाणा, मुंबई और विदेशों की प्रॉपर्टी शामिल है, कि कुल वैल्यूएशन लगभग 14,800 करोड़ से लेकर 15,300,000 करोड़ रुपए तक आंकी गई थी। इतने में अगर कोर्ट का अंतिम निर्णय सैफ के खिलाफ आता तो यह बॉलीवुड इतिहास का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी लॉस बन सकता था। और अब इस संघर्ष और सस्पेंस से भरे केस की कहानी तीसरे और अंतिम पार्ट की ओर बढ़ रही है, जहां या तो सैफ अली खान अपना साम्राज्य बचाएंगे या एक ऐतिहासिक विरासत कानून की किताबों में दफन हो जाएगी। सैफ अली खान की 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर चल रहे इस विवाद का तीसरा और अंतिम अध्याय एक ऐसे मोड़ पर आता है जहां अदालत की हर पेशी, हर गवाही और हर दस्तावेज एक पहेली बनकर सामने आता है। सालों से चली आ रही लड़ाई में अब ऐसा समय आ गया था जब सच और झूठ की महीन रेखा टूटने लगी थी। एक ओर सारा अली खान और इब्राहिम अली खान की ओर से दावा किया जा रहा था कि ये विरासत उनका हक है, वहीं दूसरी ओर अमृता सिंह का नाम भी उस वसीयत में शामिल होने की अटकलों में बार बार आ रहा था। लेकिन असली चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब कोर्ट में एक पुरानी वसीयत सामने लाई गई, जो सैफ के नाना और पटौदी परिवार की संपत्ति की बंटवारे की मूल जड़ थी। इस वसीयत में कुछ ऐसे नाम दर्ज थे जो पहले कभी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए थे, जिनमें एक नाम था एक बेहद करीबी पारिवारिक मित्र का, जिसे सैफ ने अपनी लाइफ में कई बार बड़े भाई की तरह माना था, और कहा जाता है कि उन्होंने ही सैफ को फाइनेंशियल गाइडेंस दी थी। इसी शख्स के नाम पर रखी गई कुछ संपत्तियों को लेकर कोर्ट में गंभीर सवाल उठे। क्या ये ट्रस्ट के नाम पर फर्जी तरीके से ट्रांसफर की गई थी, या वाकई ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी थी? इसके साथ ही मीडिया में जो सबसे बड़ा मुद्दा उछला वो था सैफ अली खान की वसीयत में करीना कपूर का नाम। क्या वाकई सैफ ने अपनी दूसरी पत्नी करीना को अपनी संपत्ति से दूर रखा, या फिर सारी प्रॉपर्टी उनके बच्चों के नाम कर दी गई थी? कोर्ट में दाखिल एक निजी ईमेल ने सबको चौंका दिया। ये मेल सैफ ने 2020 में अपने लॉ फर्म को भेजा था, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि उनके परिवार को इमोशनल स्ट्रेस से दूर रखा जाए और संपत्ति को लेजली क्लियर कर दिया जाए, ताकि भविष्य में उनके बच्चों के बीच कोई विवाद ना हो। लेकिन इसी मेल के जवाब में लॉ फर्म ने सैफ को जो राय दी थी, उसमें यह कहा गया था कि ट्रस्ट आधारित व्यवस्था ज्यादा सुरक्षित होगी, जिससे इंडियन और इंटरनेशनल लॉ दोनों को कंप्लाई किया जा सके। अब इस पूरी बहस में एक और ट्विस्ट तब आया जब विदेश में सैफ की संपत्तियों, खासतौर पर दुबई और लंदन के फ्लैट्स के मालिकाना हक को लेकर अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग रेगुलेशंस भी कोर्ट में रखे गए। कुछ संपत्तियां ऐसी थीं जो ऑफशोर होल्डिंग के जरिए ली गई थीं, मतलब भारत के कानूनों में उनका खुलासा नहीं हुआ था। इससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एंट्री भी हो गई, और ये केस केवल फैमिली डिस्प्यूट नहीं, एक हाई प्रोफाइल फाइनेंशियल केस बन गया। वहीं कोर्ट ने यह भी पूछा कि जो 15,000 करोड़ की संपत्ति बताई जा रही है, क्या वो वाकई इतनी ही है, या इसमें बढ़ा चढ़ाकर बातें की जा रही हैं? इसके लिए स्वतंत्र ऑडिट कंपनी को नियुक्त किया गया, और रिपोर्ट में सामने आया कि सैफ अली खान की कुल घोषित और अनुमानित संपत्ति मिलाकर वाकई 14,76,550 करोड़ रुपए की है, जिसमें पैतृक जायदाद, विदेशी प्रॉपर्टीज, म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट्स और फिल्म प्रोडक्शन कंपनी की हिस्सेदारी शामिल है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सभी पक्षों को तगड़ा झटका लगा, क्योंकि अब उन्हें अपनी अपनी दावेदारी की कानूनी वैधता भी साबित करनी थी। इसी बीच एक और भावनात्मक क्षण सामने आया जब सैफ अली खान की मां शर्मिला टैगोर ने कोर्ट में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि सैफ भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका सपना था कि उनके बच्चे एक दूसरे से जुड़े और विरासत से ज्यादा रिश्तों को समझे। उनकी यह अपील सुनकर कोर्ट में मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई। वहीं कोर्ट ने भी इस बात को समझते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया, ताकि किसी भी तरह की जल्दबाजी से संपत्ति के असली हकदारों को नुकसान न पहुंचे। जैसे जैसे ये केस अपने अंजाम की ओर बढ़ा, देश भर की मीडिया की निगाहें कोर्ट रूम पर टिकी रही।
हर कोई जानना चाहता था कि आखिर इस 15,000 करोड़ की दौलत का मालिक कौन होगा और क्या सैफ अली खान की विरासत एक परिवार को जोड़ पाएगी या फिर हमेशा के लिए उन्हें तोड़ देगी। सैफ अली खान की 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर चल रहा ये मामला सिर्फ पैसों या जमीन जायदाद का नहीं था। ये कहानी थी एक राजसी खानदान की, रिश्तों के उतार चढ़ाव की और उस इंसान की जो ग्लैमर, सम्मान और विवादों के बीच हमेशा खुद को संतुलित रखने की कोशिश करता रहा। इस केस ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि जितनी बड़ी विरासत होती है उतनी ही जटिल होती है उससे जुड़ी जिम्मेदारियां। शर्मिला टैगोर की कोर्ट में कही वो एक लाइन आज भी कानों में गूंजती है, संपत्ति का बंटवारा आसान हो सकता है लेकिन परिवार अगर बंट गया तो कोई वसीयत उसे फिर से नहीं जोड़ सकती। सैफ की इस विरासत की लड़ाई ने हमें ये सिखाया कि असली अमीरी पैसों में नहीं, रिश्तों में होती है। कोर्ट का फैसला चाहे जो हो, लेकिन आज भी इस कहानी में एक सवाल बाकी है, क्या वाकई सब कुछ सैफ ने पहले से तय कर रखा था या फिर कुछ रहस्य वो हमेशा के लिए अपने साथ ले गए। अगर आपको ये कहानी भावुक लगी, सोचने पर मजबूर किया या आपने इसमें अपने किसी करीबी की झलक देखी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि आप सैफ अली खान को किस रूप में ज्यादा पसंद करते थे, एक एक्टर, एक नवाब या एक पिता।